हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पार्ट 2। हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था कि किस बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारी ये स्पॉन्टेनियस है और कोई दूसरी रिएक्शन वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए बच्चे हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे, डेल्टा एच एंथैल्पी, एंट्रोपी डेल्टा एस एंड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। राइट। तो पहला जो था हमारा एंथैल्पी का वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। देखो एंट्रोपी समझना, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। जब टीचर क्लास में नहीं होता, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपको पता चलता है कि भाई जैसे लेक्चर के बीच में मान लो आपको पता चल गया कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, ठीक है, तो सारे टीचर्स चले जाते हैं वहां से जब टीचर मीटिंग होती है। राइट। तो आप क्या होते हो, आप जो डिसिप्लिन में बैठे बैठे थे अपने अपनी सीट पर, वहां से आप इधर उधर भागना शुरू कर देते हो। इट मीन्स क्लास में एक रैंडमनेस आ जाती है। राइट। नेचर क्या है, नेचुरली हम क्या चाहते हैं, हम ऑर्डर में रहना नहीं चाहते हैं, हम हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड चाहते हैं, ठीक है, हमेशा रैंडमनेस चाहते हैं। जब तक टीचर क्लास में नहीं था तब तक आप दूसरी क्लास में भी जा रहे हो, आप पानी पीने भी जा रहे हो, आप ग्राउंड में भी जा रहे हो। राइट। आप किसी और अपने फ्रेंड के साथ भी डेस्क पर बैठे हो, ठीक है। तो एक आप ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में नहीं थे, आप एक रैंडम ऑर्डर में थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लास में एंट्री हुई टीचर की, आप सब लोग भाग भाग के अपनी सीट पे बैठ गए, तो आप क्या हो गए, ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, यानी कि जब टीचर क्लास में नहीं था तब आप लोग किस ऑर्डर में बैठे बैठे थे, रैंडमली बैठे थे, कोई अपने फिक्स सीट पे नहीं बैठे थे, ठीक है, आप लोग रैंडमली बैठे थे। तो जब रैंडमली आप बैठे थे इट मींस आप लोगों की एंट्रोपी क्या थी, इंक्रीज। एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी का मतलब ही रैंडमनेस होता है। एंट्रोपी का मतलब बच्चा रैंडमनेस, ठीक है। जितने ज्यादा आप रैंडमली बैठे हो, जितने ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी, ठीक है। जैसे ही टीचर की एंट्री हुई क्लास में, आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में कि आप लोगों से शरीफ तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे सिट स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे बैठ गए आप लोग कि जैसे क्लास में कुछ हुआ ही नहीं, आप लोग तो इधर उधर थे ही नहीं, आप लोग तो अपनी अपनी सीट पे थे, बिल्कुल ऐसे। इट मीन्स उस टाइम आप एक ऑर्डर वे में बैठ गए। लेकिन ऑर्डर में कब बैठे, जब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, आपके टीचर, वो थे एक्सटर्नल फैक्टर आपके टीचर। टीचर नहीं आए होते तो आप स्पॉन्टेनियसली, यानी आप खुद से तो रैंडमली बैठे हो, स्पॉन्टेनियसली तो आप रैंडम बैठे हो। राइट। इट मीन्स आपकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है वहां पे। जैसे ही टीचर आया, यानी एक्सटर्नल फैक्टर आया, टीचर एक्सटर्नल फैक्टर, टीचर आया, एक्सटर्नल फैक्टर आया, तो रैंडमनेस क्या हुई, डिक्रीज। आप लोग ऑर्डरली मैनर में अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ गए, तो और रैंडमनेस डिक्रीज हुई मींस एंट्रोपी भी डिक्रीज हुई। राइट। तो रैंडमनेस ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा तो स्पॉन्टेनिटी ज्यादा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्यादा, स्पॉन्टेनियस होगा वो प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रेशर आया, एक्सटर्नल फैक्टर आया, कौन आया एक्सटर्नल फैक्टर, आपके टीचर, तो वो प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फैक्टर आएगा यानी कि कॉन्टिन्यूअस, हमने सप्लाई पढ़ी थी एनर्जी की, तो वो कॉन्टिन्यूअसली जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो क्या है, आपके टीचर। जब तक टीचर क्लास में है आप लोगों की एंट्रोपी कम है, क्योंकि आप लोग रैंडमली नहीं कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऑर्डर डिसिप्लिन वे में कर रहे हो। और जैसे ही टीचर गया तुरंत आप फिर से एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, यानी रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। यानी कि देखो जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी, जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनिटी, यानी वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। राइट। अब देखो पढ़ो, एंट्रोपी क्या है, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, ठीक है, मैक्सिमम रैंडमनेस, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने लिए यहाँ पे 2 सिस्टम, एक है हमारा सिस्टम ए, ये है सिस्टम ए, ये है सिस्टम बी, ठीक है, ये 2 कंटेनर्स हैं। अब इनके बीच में ये जो लगा है ये है कॉर्क, ठीक है, स्टॉपर। ये क्या करेगा, इस सिस्टम के अंदर, ए सिस्टम के अंदर, ए कंटेनर के अंदर जो भी गैस फिल है,
वो ए में है जब तक ये स्टॉपर लगा हुआ है, यानी क्लोज है ये कॉर्क, ठीक है। और बी के अंदर जो गैस फिल है वो बी के अंदर ही है। इट मीन्स ये ऑर्डर्ड वे में है। जैसे कि मान लो ये है आपकी क्लास ए, आपकी क्लास का सेक्शन ए, ये है सेक्शन बी। ये कॉर्क क्या है, मान लो ये है आपका टीचर। कॉर्क क्या है आपका टीचर। ना ही सेक्शन ए के बच्चों को बी में जाने देगा, ना ही इसकी प्रेजेंस में बी सेक्शन के बच्चे ए सेक्शन में आएंगे। लेकिन जैसे इस टीचर ये गया, टीचर यहां से क्लास में से बेल रिंग हुई, लेक्चर ओवर हुआ, टीचर गया क्लास से, स्टॉपर हट गया, स्टॉपर यानी कि आपका टीचर हट गया, तो बी सेक्शन के बच्चे जाएंगे ए में और ए सेक्शन के बच्चे जाएंगे बी में, ठीक है। ए के बच्चे गए बी में और बी सेक्शन के बच्चे गए ए में, ठीक है। इट मींस टीचर हटा यानी एक्सटर्नल फैक्टर हटा, एक्सटर्नल फैक्टर रिमूव हुआ तो क्या हुआ, रेंडमनेस बढ़ी। रेंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी मींस क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए, एंट्रोपी पॉजिटिव, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इट मींस एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो प्रोसेस कैसा कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी वो खुद से हो रहा है। कोई आपको नहीं कह रहा है कि आप जाके उस सेक्शन में जाके बैठो, ए सेक्शन में बी सेक्शन में, नहीं, वो आप खुद से ही जा रहे हो, स्पॉन्टेनियसली जा रहे हो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ऑर्डर मैनर में बिठाने के लिए तो टीचर एक एक्सटर्नल फैक्टर था, टीचर हटा यानी एक्सटर्नल फैक्टर हटा, फिर से रेंडमनेस आ गई। तो क्या मैं कह सकती हूं कि जब तक यहाँ पे टीचर था, जब तक टीचर था तो एंट्रोपी क्या है, इनिशियल एंट्रोपी, मान लो इनिशियल एंट्रोपी है एस इनिशियल, आई मैंने जो लिखा है एस इनिशियल, और एंट्रोपी जो फाइनल टीचर के जाने के बाद एंट्रोपी क्या है, एस फाइनल। तो ये बताओ जब टीचर क्लास में था तब एंट्रोपी ज्यादा थी, रेंडमनेस ज्यादा थी, या टीचर जब क्लास से चला गया तब रेंडमनेस ज्यादा है। जब टीचर क्लास से चला गया मींस एक्सटर्नल फैक्टर हट गया, तो एस फाइनल यानी कि फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है किससे, इनिशियल एंट्रोपी से। समझ में आया, फाइनली टीचर चला गया तो आप रैंडमली मूव करोगे। जैसे कि जब लंच ब्रेक होता है तब टीचर क्लास से चले जाते हैं, ऑब्वियसली आपको जो करना है आप करो, तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। जैसे ही लंच ओवर हुआ आप लोग अपनी क्लास में आ गए तो रैंडमनेस बढ़ गई, ठीक है। तो जब टीचर था इनिशियली तो एस इनिशियल था, एंट्रोपी इनिशियल थी, रेंडमनेस कम थी। जैसे ही टीचर क्लास से गया रेंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी फाइनल बढ़ गई, ठीक है। तो जब डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी की मैं बात करूंगी, तो डेल्टा एस किसी भी चीज का चेंज हम बच्चे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो सिमिलरली हमें वही चीज यहां करनी है, फाइनल एंट्रोपी एस फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी एस इनिशियल। तो जब फाइनल क्या है, इनमें से फाइनल इनिशियल एंट्रोपी में से क्या बड़ा है, फाइनल एंट्रोपी बड़ी है, सिंपल, फाइनल एंट्रोपी बड़ी है, ठीक है। तो फाइनल में से बड़े में से छोटा माइनस करूंगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो चेंज आया, इस पॉजिटिव चेंज को देखते हुए क्या बोल दिया गया रिसर्चर्स ने कि जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा रैंडमनेस, यानी रैंडमनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंट्रोपी के, ठीक है। और जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा रैंडमनेस, उतना ही प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्लियर। अब देखो जैसे ही हमने एंथैल्पी पढ़ा था कि रिसर्चर्स ने क्या किया था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से एक्सप्लेन किया था, फिर वो पार्टी करने वाले थे, इतनी देर में क्या हुआ, एक ट्विस्ट आया था एंडोथर्मिक रिएक्शन का। उस एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद रिसर्चर्स ने बोला कि भैया एक अकेला डेल्टा एच तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक अकेला डेल्टा एच जो है वो डिसाइड करेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तब हमारा डेल्टा एस एंट्रोपी आया था, एंट्रोपी की एंट्री हुई थी। अब एंट्रोपी के लिए बोल दिया गया था कि डेल्टा एस यानी जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि एंट्रोपी ज्यादा होगी, फाइनल एंट्रोपी ज्यादा होगी तभी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तभी प्रोसेस हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट आया, यहां भी एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या था, देखो हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बच्चा हमने बोले थे कि 3 तरीके होते हैं स्पॉन्टेनियस, किसी भी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे बोलते हैं। कि पहला हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
वो प्रोसेस होते हैं जो खुद से हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे कि जैसे कि है कोई बच्चा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई पढ़ ले, वो अपने आप से पढ़ता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से पढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा था कि बस एक प्रॉपर इनिशिएशन देना है। वो स्टूडेंट्स जिन्हें बस सुबह जो 4-5 बजे का अलार्म लगाते हैं, बस एक बार उन्हें उठा दो कि हाँ उठ लो पढ़ लो, बस एक बार उठा दो उन्हें, फिर तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी उन्हें बस थोड़ा सा इनिशिएशन दिया कि एक बार उठा दिया, तो वो प्रोसेस भी कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। ठीक है। और थर्ड प्रोसेस हमने पढ़ा था कि अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, वो स्टूडेंट्स जिन्हें प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, बाहर कोई नॉइज नहीं चाहिए, बिल्कुल पूरा फोकस से उन्हें पढ़ना है, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन अपनी पढ़ाई के दौरान नहीं चाहिए। ठीक है। यानी गिवन सेट ऑफ कंडीशंस दे दो, जो कंडीशंस उन्हें चाहिए, फिर वो अपने आप पढ़ लेंगे, फिर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखो ट्विस्ट जो आया, वो ट्विस्ट ये था, जब गैस है, गैस को जब हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो टेम्परेचर दे दो, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या करना है, जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन यानी लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किसको, गैस को। ठीक है। अब देखो, अब गैस को, गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, देखो ये है, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, ये है मान लो गैशियस पार्टिकल्स। ठीक है, ये है गैशियस पार्टिकल्स। ठीक है। ये मान लो एक रूम लिया है मैंने, उसमें ये है गैशियस पार्टिकल्स, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इसी रूम में मान लो मैंने मॉइस्चर ले लिया, लिक्विड के पार्टिकल्स, तो लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होंगे, वो थोड़ा थोड़ा क्लोज होंगे, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, इसके कंपैरिजन में वो क्लोज होंगे। ठीक है। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। समझ में आया। अब इस गैस को क्या दे दिया, थोड़ा सा प्रेशर, प्रेशर दे दिया, प्रेशर दे दिया, बस इनिशियल एक प्रेशर उसे दे दिया, फिर वो प्रोसेस होने लगा स्पॉन्टेनियस। कैसे स्पॉन्टेनियस, ये जो गैस के पार्टिकल्स है, जैसे ही प्रेशर मिला, ये गैस के पार्टिकल्स पास आने स्टार्ट हो गए, पास आने स्टार्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, यानी क्या हुआ, लिक्विफिकेशन। तो एक बात बताइए आप हमें कि यहां हमने पढ़ा था कि डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो प्रोसेस कैसा कहलाता है, स्पॉन्टेनियस। अब एक बात बताओ बच्चा, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां इनिशियल क्या है, गैस, तो गैस की एंट्रोपी एस इनिशियल, बाद में प्रेशर से क्या बना, लिक्विड, तो लिक्विड की एंट्रोपी क्या होगी, एस फाइनल। अब ये बताओ रैंडमनेस किस में ज्यादा है, गैशियस पार्टिकल्स में रैंडमनेस ज्यादा होती है या लिक्विड पार्टिकल्स में, ऑब्वियसली गैशियस पार्टिकल्स में रैंडमनेस ज्यादा होती है। रैंडमनेस मीन्स दूर 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 दूर, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, यानी कि रैंडमनेस ज्यादा किस में है, गैशियस पार्टिकल्स में। लिक्विड पार्टिकल्स वाले एज कंपेयर्ड टू गैशियस पार्टिकल्स थोड़ा ऑर्डरली मैनर में है। ठीक है। तो रैंडमनेस फाइनल, लिक्विड की रैंडमनेस क्या है, कम है। तो जब हम चेंज निकालेंगे एंट्रोपी का, जब हम चेंज निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अब फाइनल एंट्रोपी किसकी है, फाइनल एंट्रोपी किसकी है बच्चे, फाइनल एंट्रोपी है हमारे लिक्विड की, यानी कि मैंने लिख दिया लिक्विड की एंट्रोपी, माइनस किसकी एंट्रोपी करूं मैं, इनिशियल किसकी एंट्रोपी, इनिशियली क्या था, गैस, तो गैस की एंट्रोपी। अब ये बताओ कि एंट्रोपी जब लिक्विड की ज्यादा थी या गैस की, गैस की ज्यादा थी, तो गैस है ज्यादा, इनिशियल जो है वो है ज्यादा, और ये जो फाइनल है यानी गैस की एंट्रोपी ज्यादा है, लिक्विड की एंट्रोपी कम है, तो कम में से ज्यादा को माइनस करूंगी, जैसे मैं 8 में से 10 को माइनस करूंगी, 8 माइनस 10 करूंगी, तो क्या आता है, माइनस, नेगेटिव आएगा आंसर। तो सिमिलरली यहाँ डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी आया नेगेटिव, और जैसे ही चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आया,
ये एंट्रोपी का जो फॉर्मूला था, यानी ये एंट्रोपी का जो क्राइटेरिया निकला कि एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होना चाहिए तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाता है, ये यहाँ पे फेल हो गया। क्योंकि गैस से लिक्विड में थोड़ा हमने प्रेशर दिया तो पार्टिकल्स अपने आप क्लोज हो गए। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक एक पार्टिकल्स को बैठाया है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इनिशिएशन दिया, गिवन सेट ऑफ कंडीशंस दे दी। जैसे कि आइस को मेल्ट करने का एग्जांपल हमने देखा था कि आइस मेल्ट कब होती है, जब उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो आइस को, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल टेम्परेचर दिया, आइस अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गई, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है हमें कि जो गैस है उसे एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन यानी कि प्रेशर दे दो। जितना प्रेशर उसे चाहिए गैस से लिक्विड बनने में, अगर वो कंडीशन उसे मिल जाए तो गैस अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये प्रोसेस तो है क्या, प्रोसेस क्या है ये, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन में हमने पढ़ा था किसमें, स्पॉन्टेनियस में। तो ये प्रोसेस तो है स्पॉन्टेनियस, लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो है वो है बच्चा स्पॉन्टेनियस। बट डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे नेगेटिव। तो क्या, एक बात बताओ, ये पता है हमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पता है हमें, लेकिन क्या डेल्टा एस के बेसिस पे आप इसे स्पॉन्टेनियस कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि मैम अभी तो आपने बोला कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, बट यहाँ तो डेल्टा एस नेगेटिव आ गया। तो इसी से फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे हम डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी को हमने बोला था कि सिर्फ एक अकेला एंथैल्पी के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। सिमिलरली हम एंट्रोपी, एक अकेला एंट्रोपी को भी फैक्टर नहीं ले सकते कि वो प्रोसेस, एंट्रोपी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये हम नहीं कह सकते, राइट। या डेल्टा एस एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है फिर भी वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। तो फाइनली ये हुआ कि सिर्फ एक अकेला डेल्टा एस यानी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, अभी हमने देखा कि एंट्रोपी के बेसिस पे कैसे स्पॉन्टेनिटी को हम नहीं बता सकते सिर्फ एक अकेला एंट्रोपी के बेसिस पे, राइट। तो अभी हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन, देखो हमें पता है कि आइस जब मेल्ट होती है वाटर के अंदर तो वो कैसा प्रोसेस है बच्चा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? वो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। क्यों स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यानी मेल्टिंग के लिए आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं होती, यानी कि आपको कोई कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं देनी होती एनर्जी की, राइट। हमें बस एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन यानी वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है कि जिसमें आइस अपने आप मेल्ट हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये जो है आइस हमारा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखो आइस है यानी कि क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, देखो थोड़ा रफ वर्क करते हैं। सॉलिड के ये है मान लो आइस क्यूब, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे बिल्कुल पास पास एकदम पैक्ड, ठीक है। ये है हमारी आइस। अब हमने बोला कि आइस कैसे चेंज होती है वाटर के अंदर, कैसे मेल्टिंग होती है, कि जब आप उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दो, ठीक है, मेल्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको दे दो। मान लो इसको वो टेम्परेचर मिला, यानी कि टेम्परेचर मिला तो क्या मिला, इसने हीट अब्सॉर्ब की, हीट अब्सॉर्ब की, राइट। इसने अब्सॉर्ब की हीट, और हीट अब्सॉर्ब करेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनके बीच की जो फोर्स है वो वीक हो जाएगी। वीक हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं आइस के, जो भी है पार्टिकल्स, वो दूर दूर हो जाएंगे, यानी हमारी जो आइस है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर, राइट। तो क्या हुआ, आइस ने हीट को क्या किया, अब्सॉर्ब किया। तो ये बताओ कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ। एंडोथर्मिक मींस हीट को एंडो
अंदर थर्मिक हीट को एब्जॉर्ब जब किया जाता है किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस, एक्सो मींस बाहर, यानी प्रोडक्ट के साथ बाहर हीट बाहर निकलना, वो होता है एक्सोथर्मिक। अब ये बताओ इस प्रोसेस में हीट अब्सॉर्ब हो रही है, आइस हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, या आइस हीट को रिलीज कर रहा है वाटर के साथ? ऑब्वियसली आइस ने हीट अब्सॉर्ब की, तभी वो कन्वर्ट हुआ वाटर में। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। और हमने जब एंथैल्पी पढ़ा तो हमने पढ़ा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बट जब हमने पढ़ा था कि हम डेल्टा एच के बेसिस पे कहेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पे नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक फैक्टर डेल्टा एच लेते हैं उसके बेसिस पे अगर हम स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करें, तो हमने पढ़ा था कि जब रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होगी, यानी उसका डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया, तो वो आप वो लेक्चर देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर, राइट। तो हमने क्या देखा उसमें कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, उस रिएक्शन को हमने बोला था स्पॉन्टेनियस, राइट। लेकिन यहाँ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट का अब्जॉर्प्शन किया इसने, और डेल्टा एच कैसा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो भैया अकेला, और हमें पता है कि आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो अकेला क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच के भरोसे आप ये कह सकते हो कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? नहीं कह सकते, राइट। अकेला इसके बेसिस पे, डेल्टा एच के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगी, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस होगा, तो वो कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब यहां से नहीं हुआ तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, उतनी ज्यादा एंट्रोपी, जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतना ही प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो अब देखो, आइस के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके कंपैरिजन में, आइस के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में क्या है? दूर दूर है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं एज कंपेयर टू आइस वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो रैंडमनेस किसमें ज्यादा है? रैंडमनेस किसमें ज्यादा है? इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है या फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है? इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है या फाइनल? दूर दूर पार्टिकल्स तो वाटर के हैं, यानी रैंडमनेस ज्यादा किसमें है? वाटर के मॉलिक्यूल्स में। तो फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। और जब हम डेल्टा एस यानी चेंज इन, यहां हमने जैसे डेल्टा एच बात की तो हम यहां भी डेल्टा एस बोलेंगे, सिंपल। तो जब हम चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात करेंगे तो क्या होगा? चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बड़ा है, वाटर की एंट्रोपी ज्यादा है, रैंडमनेस वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू आइस। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन एंट्रोपी मेरा पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी प्रोसेस के बाद क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। फाइनली एंट्रोपी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। एंट्रोपी इंक्रीज हुई है तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, और रैंडमनेस भी बढ़ गई तो प्रोसेस कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस। इट मींस अगर हम कहते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उस टाइम पे जो हमारा डेल्टा एस है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा एज कंपेयर टू डेल्टा एच। डेल्टा एस यानी कि हमारा जो रैंडमनेस है, एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, वो डोमिनेट कर जाएगा ओवर डेल्टा एच। तभी हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे फर्दर भी हम पढ़ेंगे, तब फाइनली जो डोमिनेटिंग फैक्टर आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी, वो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे हम कहेंगे। स्टार्टिंग में ही बच्चे हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, 3 क्राइटेरिया, डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। तो एंट्रोपी हमने पढ़ा, ठीक है। अब और एंट्रोपी के बारे में देखो, एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी बच्चा एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? वो फैक्टर्स, वो फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा डेल्टा एस हमने निकाल दिया
कि फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज हमने कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे निकाला, क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। अगर ये हमारा पाथ फंक्शन होता तो हम इसके एक एक छोटे छोटे स्टेप्स को देखते, कब बढ़ रही है एंट्रोपी, कब कम हो रही है, कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पाथ फंक्शंस हमारे सिर्फ दो होते हैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क डन जिसे हम W से डिनोट करते हैं, और सेकंड है हीट ट्रांसफर जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। वर्क डन और हीट ट्रांसफर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी आपके पास फैक्टर्स आते हैं, जितने भी ये सारे हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह वगैरह, जो भी है सब कुछ क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस, यानी वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं और एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन, तो बस एक छोटी सी बात बता दो, ये प्रोसेस है एक साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई भी स्टेट फंक्शन हो, मैं किसी भी स्टेट फंक्शन में पर्टिकुलर सिर्फ एंट्रोपी नहीं कह रही हूं, मैं सभी स्टेट फंक्शंस की बात कर रही हूं। अगर मुझे सभी स्टेट फंक्शंस के बारे में एक स्टेटमेंट देनी है कि साइक्लिक प्रोसेस में उन स्टेट फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अब देखो स्टेट फंक्शन सोच लिया, अब देखो स्टेट फंक्शन नहीं बोले तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। अब साइक्लिक प्रोसेस, अब मैं आपको बोल दूं कि आपको जो भी है आपके ग्राउंड का एक चक्कर काट के आना है, यानी जहां मैं खड़ी हूं, मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि आपको एक राउंड लगा के आना है। आपका राउंड स्टार्ट कहां से होगा, जहां मैं खड़ी हूं, यानी यहां मैं खड़ी हूं तो यहीं से आपका इनिशियल पॉइंट है। एक राउंड आप लगा के आओगे तो फाइनल पॉइंट भी क्या होगा, जहां मैं खड़ी हूं, तभी तो एक राउंड आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे स्कूल में आप ग्राउंड के चक्कर लगाते हो, ठीक है, जैसे आपकी रेस होती है, जब आप ग्राउंड का राउंड लगाते हो पूरा, तो क्या करते हो, इनिशियली जहां से स्टार्ट करते हो, फाइनल जब आप उस पोजीशन पे आते हो तो वही आपका जो इनिशियल है वही आपका फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो सिमिलरली एक साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल है, यहां से स्टार्ट किया दौड़ना आपने और फाइनली आप इस पॉइंट पे आओगे तो जो इनिशियल पॉइंट था वही तो आपका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। तभी तो एक चक्कर माना जाएगा। एक चक्कर काटने का मतलब यहां से शुरू किया, एक चक्कर काट के आप आ गए यहीं पे, तब आपका एक राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका फाइनल है। तो जब आप किसी भी स्टेट फंक्शन के लिए, बच्चा मैं सिर्फ एंट्रोपी की नहीं, मैं सभी स्टेट फंक्शंस की बात कर रही हूं, जब आप स्टेट फंक्शंस के बारे में बोलोगे कि स्टेट फंक्शन का अगर साइक्लिक प्रोसेस में दिया हुआ है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। सिंपल सी बात है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, क्योंकि एक राउंड तभी कंप्लीट होता है जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं आपका एंड पॉइंट हो, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, डेल्टा एस, मैं इसके केस में ले लेती हूँ फाइनल, चलो मान लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट भी यही, इनिशियल पॉइंट भी यही, तो क्या होगा, कोई भी स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एंट्रोपी की बात करूं तो इनिशियल पॉइंट भी वही, डेल्टा एस क्या होगा, फाइनल एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, राइट। फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस जीरो। यानी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई भी स्टेट फंक्शन हो, सबकी वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होती है, दैट्स इट, ठीक है। अब एक और चीज देखो, हमने पढ़ लिया वैसे ये कि एंट्रोपी क्या है भैया, मीजर ऑफ रेंडमनेस, जितनी ज्यादा रेंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी, उतने प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, सिंपल। अब देखो डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी की विद रिस्पेक्ट टू हीट, एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है, ये आपको लर्न करना है, डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल हीट लेंगे। रिवर्सिबल का मतलब है कि हमने ये नहीं बोला कि वो हीट सिर्फ सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या वो सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आएगी। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो हीट किसी सिस्टम से भी सराउंडिंग में जा सकती है और सराउंडिंग से भी सिस्टम में आ सकती है, फ्री है वो। जैसे आप इस रूम के बाहर जा सकते हो, रूम के अंदर वापस आ सकते हो, तो क्या हो गया, रिवर्सिबल। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप सिर्फ रूम के बाहर एक बार चले गए तो इस
रूम में कदम मत रखना, वो हो जाएगा आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल। लेकिन रिवर्सिबल का मतलब बाहर भी जा सकते हो, वापस से आ भी सकते हो। सिमिलरली हीट किसी सिस्टम से बाहर भी जा सकती है सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से अंदर सिस्टम में भी आ सकती है, वो है रिवर्सिबल। तो यहाँ हम हीट कौन सी लेंगे, क्यू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हीट। डिवाइडेड बाय ये क्या है, टी यानी कि टेम्परेचर। और ये कौन सा टेम्परेचर है बच्चे, प्रोसेस का जो इनिशियल टेम्परेचर होगा ना, वही हम यहाँ लेते हैं। टेम्परेचर कौन सा है, ये इनिशियल टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिया जाएगा, ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेंगे। डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में आपको गिवन हो तो उसे, जैसे कि मान लो डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर गिवन है प्लस 273 कर दो, तो आपका टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केल्विन के अंदर। ठीक है, मान लो आपको कितना दिया है, मान लो आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 प्लस 273 क्या हो जाएगा, 283 केल्विन। वो टेम्परेचर आप यहां रख दोगे। टेम्परेचर हमेशा इसमें केल्विन में होगा, और टेम्परेचर कैसा होगा, इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। क्यू रिवर्सिबल क्या है, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर भी हीट आ सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। इनवर्स का रिलेशन मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। अब ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अगर आपको ये समझ में आया तो, राइट। सो टिल देन बाय बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, एंट्रोपी का सब कुछ इसमें क्लियर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।